Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. So आज हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस को। ये जो प्रोसीजर है वो रीनल फेलियर की जो कंडीशन होती हैं, चाहे वो क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है या फिर अक्यूट रीनल फेलियर, उसमें हम इस प्रोसीजर को काम में लेते हैं। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन है या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर की कंडीशन है, उस कंडीशन में जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। एंड जो किडनी का मेन फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करना एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करना यूरिन के थ्रू, या फिर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी का उसको यूरिन के थ्रू पास करना। सो ये जितने भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं इन कंडीशंस के अंदर। जब किडनी की जो फंक्शनिंग है वो अबनॉर्मल हो गई है, किडनी यहाँ प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उस कंडीशन में हम पेरिटोनियल डायलिसिस को यूज में ला सकते हैं। ये जो कंडीशन है इसके अंदर हम जो कैथेटर यूज कर रहे हैं वो टैंक हॉफ कैथेटर हो सकता है। ये जो कैथेटर होते हैं वो सॉफ्ट रबर के बने होते हैं एंड विजिबल होता है, इनके अंदर जो भी फ्लूइड हम डालते हैं वो विजिबल होता है। यहाँ पर इन कैथेटर्स को हम यूज में लाते हैं। एंड जब भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे गाइस, तो उसके लिए जो हम इंसिजन मार्क को बनाते हैं तो वो अम्बिलिकस जो एरिया है उससे 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो इस इंसिजन को क्रिएट करते हैं। एंड जैसा कि ये जो डायग्राम है इसमें हम इजीली समझ पाएंगे कि जब हम यहाँ पर 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस ये जो इंसिजन क्रिएट करते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पर ये टैंक हॉफ कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। एंड यहाँ पर ये जो कफ आप देख रहे हैं ये इस कैथेटर को स्टेबलाइज करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ताकि जो कोई भी फ्लूइड हो वो यहाँ से लीक ना करें और ये जो कैथेटर है वो इमोबाइल रहे। जब हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इस कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं गाइस, और इसके थ्रू हम यहाँ पर डायलासेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। डायलासेट एक स्टेराइल सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, मिनरल्स और मेडिसिन जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होती हैं। एंड यहाँ पे पोटेशियम को भी ऐड किया जा सकता है अगर पेशेंट के अंदर हाइपर कैलेमिया की कंडीशन नहीं है, तो हम फिर पोटेशियम को भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। एंड हिपैरिन को भी इसके अंदर ऐड किया जाता है और कुछ एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है एज ए प्रोफाइलैक्टिक। और अगर हम ये डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वो किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज में ला रहेगा इस, तो यहाँ पर इस डायलिसिस के अंदर हमें इंसुलिन को भी डालना होता है। ये जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ इस तरीके के कंटेंट्स को हम ऐड करते हैं। जब हम यहाँ पर इस कैविटी के अंदर इस डायलिसिस सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं गाइस, तो इस कैविटी के अंदर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल बारीक सी, और इन ऑर्गन्स के ऊपर भी ये लाइनिंग आपको दिखाई देगी। तो ये जो लाइनिंग है ये ही पेरिटोनियम है। ये जो पेरिटोनियम है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पर काम करती है, और जो भी कंटेंट बॉडी के अंदर एक्सेस में हो रहे हैं जिसको कि किडनी पास नहीं कर पा रही है बॉडी से, वो कंटेंट यहाँ पर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो कंटेंट होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसकी यहाँ पर एक्सेस है, मीन्स वो एक्स्ट्रा है बॉडी के अंदर। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो डायलिसिस में आ जाते हैं एंड फिर इस डायलिसिस को एक दूसरे बैग के अंदर जो कि एक आउटलेट बैग होता है उसमें इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। जब भी हम इस प्रोसीजर को कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, लाइक वन एक्सचेंज क्या होता है, मीन्स यहाँ पर वन इन्फ्यूजन प्लस ड्वेल एंड ड्रेन, ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं
ये तब एक टाइम पर हम करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा उसको हम वन एक्सचेंज कहते हैं। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले फिल करना पड़ता है सॉल्यूशन को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, एंड ये जो सॉल्यूशन है वो 1 से लेकर 2 लीटर तक हो सकता है। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, और जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है पेशेंट को उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। एंड जब हम इसको फिल करेंगे तो फिल करने के लिए जो टाइमिंग लगेगा इसके अंदर वो 10 to 20 मिनट का टाइम होता है इसको फिल करने के लिए। एंड ड्वेल टाइम वो टाइम होता है जब सॉल्यूशन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहता है। सो ये जो टाइमिंग है उसको ड्वेल टाइम कहा जाता है। एंड मैक्सिमम ये जो ड्वेल टाइम होता है वो 20 to 30 मिनट से लेकर 8 आवर्स या फिर इससे ज़्यादा आवर्स तक भी हो सकते हैं किसी किसी केस के अंदर, लेकिन 20 to 30 मिनट्स मिनिमम होता है। एंड जब ये ड्वेल टाइम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लेते हैं एक ड्रेनेज बैग के अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है इसको कंडक्ट किया जाता है। नाउ इसके टाइप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पेरिटोनियल डायलिसिस को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। सो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है CAPD, मीन्स कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। ये जो प्रोसीजर है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिस तरीके से रीनल फंक्शन करता है उसी तरीके से ये जो प्रोसेस है होता है। इसके अंदर जो क्लाइंट है वो सेल्फ परफॉर्म कर सकता है इस डायलिसिस को, और यहाँ पर जो डायलिसिस के साइकिल्स होते हैं 24 घंटे के अंदर 4 डायलिसिस के साइकिल्स होते हैं जिनके अंदर 8 आवर्स का ड्वेल टाइम इंक्लूड होता है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है उसकी जो क्वांटिटी है वो 1.5 से लेकर 2 लीटर तक हो सकती है CAPD के अंदर, या फिर ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस किए जा सकते हैं। ये जो डायलिसिस है इनके अंदर हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर है कंटिन्यूअस साइकिलिंग। सो मीन्स यहाँ पर 24 आवर्स में साइकिलिंग होती ही रहेगी। तो यहाँ पर 3 साइकिल्स जो होते हैं वो नाइट टाइम में कंप्लीट किए जाते हैं, एंड एक जो साइकिल है वो मॉर्निंग में कंप्लीट किया जाता है जिसके अंदर 8 आवर्स का ड्वेल टाइम होता है। सो ये जो कंटिन्यूअस साइकिलिंग है इसके अंदर इस तरीके से हम साइकिल्स को डिवाइड कर सकते हैं। एंड सेकंड जो टाइप है यहाँ पर वो है इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। सो यहाँ पर भी हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है इस डायलिसिस को करने के लिए, और यहाँ पर मैक्सिमम टाइमिंग है इसको करने के लिए 10 to 14 आवर्स। और ये जो डायलिसिस हम करेंगे वो पूरे वीक नहीं करना है हमको, यहाँ पर वीक में 3 या फिर 4 टाइम्स हम इसको यूज़ में ला सकते हैं, इसीलिए इसको इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो है नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस, मीन्स यहाँ पर जब भी हम डायलिसिस करेंगे वो नाइट टाइम के अंदर ही करेंगे, और उसके लिए 8 to 12 आवर का पीरियड होगा, और यहाँ पर डे टाइम का कोई एक्सचेंज नहीं होगा और ना ही कोई ड्वेल टाइम होगा। इसको नाइट टाइम में ही परफॉर्म करना है, इसीलिए इसको नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। एंड कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशंस हैं यहाँ पर जिनके अंदर हम पेरिटोनियल डायलिसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर पेरिटोनाइटिस, मीन्स यहाँ पर अगर पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो पेशेंट की कंडीशन को और भी वर्स कर देगी। या फिर अगर रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है किसी कैंडिडेट की, तो उस कंडीशन में भी हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक और इंसिजन एब्डोमिनल पर परफॉर्म करना, सो ये भी एक एडवर्स कंडीशन है पेरिटोनियल डायलिसिस को परफॉर्म करने के लिए। सो इस कंडीशन में भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस को नहीं करेंगे। या फिर कोई रीनल ट्रांसप्लांट होना है तो उस कंडीशन में भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस के जो केसेस हैं उनको अवॉइड करेंगे। सो यहाँ पर ये 3 मेजर कंडीशन हैं जिनमें हम
पेरिटोनियल डायलिसिस को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे यहाँ पे हमें कुछ इंटरवेंशन करने होते हैं। कुछ इंटरवेंशन प्रोसीजर से पहले करने होते हैं और कुछ प्रोसीजर के बाद। जो प्रोसीजर से पहले हम इंटरवेंशन करेंगे उनमें इंक्लूड है यहाँ पे सबसे पहले हमें पेशेंट के वाइटल साइंस लेने होंगे एंड उसका जो वेट है उसको हमें चेक करना होगा और साथ में यहाँ पर पेशेंट ने यूरिन पास किया है या नहीं ये भी हमें कंफर्म करना होगा इस प्रोसीजर को करने से पहले। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज का लेवल है उसको हमें असेस करना होगा ताकि जब हम प्रोसीजर को कंप्लीट कर लें उसके बाद हम ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो भी लैब वैल्यूज़ हमने प्रोसीजर से पहले ऑब्टेन की थी या फिर मॉनिटर की थी अभी भी इनका जो लेवल है वो सेम लेवल है या फिर इसके अंदर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसका मेजर जो पर्पस यही है यहाँ पर कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस इजीली नोटिस कर पाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। यहाँ पे जो मॉनिटरिंग होगी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रोसीजर से पहले एंड प्रोसीजर के दौरान हमें कुछ इंटरवेंशन करने होंगे। यहाँ पे फिर से हमें पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करना होगा और साथ में साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो किडनी से रिलेटेड कैंडिडेट होते हैं उनमें इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी लो हो जाती है। यहाँ पे हमें मॉनिटर करना है कि कहीं पेशेंट के अंदर फीवर तो डेवलप नहीं हो रहा या कोई मैलेज की कंडीशन या फिर कोई अदर साइन ऑफ इन्फेक्शन तो मौजूद नहीं है इस कंडीशन में। एंड जब भी हम इस प्रोसीजर को कंडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर ये देखना होगा कि पेशेंट के अंदर कहीं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन या पेन या फिर डिस्कम्फर्ट की जो कंडीशन है वो तो डेवलप नहीं हो रही है और पल्मोनरी एडिमा का जो साइन है उसे भी मॉनिटर करना होगा और साथ में हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन एंड पेशेंट के अंदर मेलेज की जो कंडीशन है वो या फिर कोई नोज या वॉमिटिंग के साइन तो नहीं है। एंड कैथेटर साइड को हमें बहुत ही कॉशियसली मॉनिटर करना है क्योंकि यहाँ पर जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकता है। तो इसके लिए हमें जो ड्रेसिंग है उसको चेक करना है कि कहीं वो वेट तो नहीं हो गई है या फिर उसके ऊपर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। इस तरीके से हम ये असेसमेंट करेंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर। एंड यहाँ पर जो ड्वेल टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम तक ही हमें सॉल्यूशन को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रखना है उसको भी हमें यहाँ पर मॉनिटर करना है और साथ में उसको नोट डाउन भी करना है। एंड ये जो ड्वेल टाइम है इसको हमें एज पर इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पर अगर हमने ड्वेल टाइम को बढ़ा दिया है तो यहाँ पर इस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड जब भी हम ड्रेन आउट करेंगे फ्लूइड को तो फ्लूइड का जो कलर है उसको हमें मॉनिटर करना है। यहाँ पर उसकी क्लैरिटी किस तरीके की है, कलर किस तरीके का है, ये सब हमको असेस करना होगा। एंड इनटेक और आउटपुट को भी हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे क्योंकि जितना हमने इन्फ्यूज़ किया है फ्लूइड को उतना ही हमें उसका आउटपुट मिलना चाहिए। इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो पेशेंट का इनटेक है वो नॉर्मल है यहाँ पर। इस तरीके की जो मॉनिटरिंग है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर की जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं लाइक एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। एंड ये जो पेन है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डायलिसाइट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। ये जो पेन है वो यूजुअली 1 या 2 वीक में अपने आप डिसअपियर हो जाता है या फिर यहाँ पर हम हीटिंग पैड को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम डायलिसाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पर हीटिंग पैड को हम पेशेंट के एब्डोमेन पर रख सकते हैं जिससे कि जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को उसको हम यहाँ पर रिलीव कर सकें इस हीटिंग पैड के थ्रू। एंड यहाँ पर जब भी हम डायलिसाइट को एडमिनिस्टर करते हैं उससे पहले जो इसका टेम्परेचर है
उसको हमें थोड़ा सा वार्म करना होता है। सो यहाँ पर इसके लिए स्पेशलाइज्ड डायलासेट वार्मर पैड आते हैं, जिनके थ्रू ये जो सॉल्यूशन है इसको वार्म किया जाता है, ताकि जो कोल्ड टेम्परेचर है इस डायलासेट का, उसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट पैदा होती है उसको हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये जो मेजर्स हैं इनको हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है पेशेंट को, या ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है इसकी वजह से, इसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इस तरीके के जो मेजर्स हैं उनको यूज़ करते हैं तो। या फिर यहाँ पर ब्लैडर एंड बाउल का परफोरेशन हो सकता है। ये जो कैथेटर हम यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर ब्राउन आउटफ्लो हमें दिखाई देता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बाउल का परफोरेशन हो गया है। और अगर यूरिन का कलर जैसा आउटफ्लो हम यहाँ पर नोटिस करते हैं तो यहाँ पर ब्लैडर का परफोरेशन हो गया है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो डेवलप तो नहीं हुई है। ये जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल क्लियर एंड कलरलेस होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर हमें ब्लड का कंटेंट दिखाई दे रहा है इस आउटफ्लो के अंदर, तो मीन्स यहाँ पर ये वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो गई हैं, कोई ना कोई परफोरेशन हुआ है जिसकी वजह से ये ब्लड लीक हो गया है। सो इस तरीके से भी हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें जो कैथेटर हमने इंसर्ट किया है उसकी साइड को भी मॉनिटर करना होता है कि कहीं यहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक जर्नल कॉम्प्लिकेशन है, इस तरीके की कंडीशन अराइज हो सकती है। एंड जो न्यूली इंसर्टेड कैथेटर होते हैं उनके अंदर इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि जो फाइब्रोब्लास्ट है या फिर ब्लड वेसल्स हैं जो ग्रो हो रही हैं इस कैथेटर के कफ के चारों ओर, जो कि इसको स्टेबल बनाए रखेंगी। सो इस वजह से भी यहाँ पर हमें जो इनिशियल स्टेज है उसके अंदर लीकेज देखने को मिल सकता है। तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर जो फ्लूइड का क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि जो फ्लूइड है वो लीक ना हो इस कैथेटर साइड से। एंड यहाँ पर हमें पेरिटोनाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे हमें मॉनिटर करना होगा पेशेंट को कुछ सिम्टम्स के लिए, लाइक यहाँ पर फीवर डेवलप हो सकता है, या फिर ये जो आउटफ्लो है वो क्लाउडी हो सकता है, एंड टेंडरनेस हो सकती है इस एब्डोमिनल एरिया के ऊपर, या पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग जैसे साइंस हम नोटिस कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। एंड अगर यहाँ पर ये जो आउटफ्लो है उसका कलर ओपेक है या फिर क्लाउडी है, सो ये अर्ली साइंस होते हैं पेरिटोनाइटिस के। सो अगर यहाँ पे हमें इसको कंफर्म करना है तो इसके लिए एक सैंपल लेना होगा और उसको कल्चर करना होगा। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पेरिटोनाइटिस की कंडीशन है वो डेवलप हो रही है या नहीं, और अगर ये डेवलप हो गई है तो हमें यहाँ पर फिर एंटीबायोटिक्स को प्रेस्क्राइब करना होगा इस कंडीशन के अंदर। सो कुछ इस तरीके के कॉमन कॉम्प्लिकेशन हम पेरिटोनियल डायलिसिस की जो कंडीशन है उसमें नोटिस कर सकते हैं। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो प्लीज़ like the video and share on different social media platform. Till then, take care, keep studying, and bye bye.